हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन और उसके हमने दो अप्रोचेस देखी थी। एक होती है हमारी लेयर्ड अप्रोच और एक होती है हमारी जेनरिक अप्रोच। लेयर्ड अप्रोच हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर विजिट कीजिए एंड देन कम बैक टू दिस लेक्चर। आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो दूसरी अप्रोच होती है विच इज कॉल्ड अ जेनरिक अप्रोच। तो जेनरिक अप्रोच क्या होती है? See, this generic approach contains the three stages of the development process. Okay, डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जेनरिक अप्रोच में 3 स्टेजेस होती हैं। वो स्टेजेस क्या क्या होती हैं? एक होती है आपकी डेफिनेशन स्टेज, एक होती है डेवलपमेंट स्टेज और एक होती है सपोर्ट स्टेज। आइए इसमें डिटेल में देखते हैं कि कौन से स्टेज के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम डेफिनेशन स्टेज की बात करें तो डेफिनेशन स्टेज किस पे फोकस करती है? व्हाट पे। मतलब इसमें वर्ड्स हैं जो आपकी बेसिक इंग्लिश टर्म वर्ड्स है, तो जो आपकी डेफिनेशन होती है दिस स्टेज इज फोकस्ड ऑन व्हाट टर्म। व्हाट मींस व्हाट इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस्ड। इंफॉर्मेशन मींस इनपुट डोमेन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोसेस करनी हो, कौन कौन सी क्या होंगी। व्हाट फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस इज डिजायर्ड मींस क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस कैसी चाहिए वो आपको किससे मिल जाएंगी? क्वालिटी एट्रीब्यूट से। देन what behavior is expected? Behavior is expected means after giving the information or input and perform some functionality and processes, what you will expect as the output. तो output domains क्या हो गया आपका कि क्या behavior expect करता है आपका सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, व्हाट कंस्ट्रेंट्स आर इम्पोज्ड, और आपने उन सॉफ्टवेयर के ऊपर पर्टिकुलर क्या लिमिटेशंस इम्पोज कर रखी हैं वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट, व्हाट वैलिडेशन क्राइटेरिया इज इम्प्लीमेंटेड। वैलिडेशन करने के लिए आप कौन से क्राइटेरियाज यूज कर रहे हो? वैलिडेशन बेसिकली रिव्यू करते हैं। जैसे हमने कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की, कुछ एनालिसिस परफॉर्म किए, तो उनको वैलिडेट कैसे करेंगे? यूजिंग द रिव्यू प्रोसेस। रिव्यू प्रोसेस जो स्टेक होल्डर्स हो गए, यूजर्स हो गए, आपकी डेवलपिंग टीम हो गई। ओके, तो बेसिकली जो डेफिनेशन स्टेज होती है वो फोकस होती है व्हाट पे, what information to be processed, what functionality and performance is desired, what behavior is expected, what constraints are imposed and what validation criteria is implemented. So in this definition stage requirement analysis activity is performed. देखो क्या परफॉर्म होता है? बेसिकली जो डेफिनेशन स्टेज होता है उसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो in the software engineering validation and verification process are present to cover the possible errors. देखो क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम दो प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है, एक होती है आपकी वैलिडेशन और एक होती है आपकी वेरिफिकेशन। जो दोनों प्रोसेसेस हैं ये किसके लिए प्रेजेंट होती है? टू कवर द पॉसिबल एरर्स। अब वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है? वैलिडेशन का मतलब होता है आर वी बिल्ड द राइट सिस्टम, जो हम सिस्टम बना रहे हैं वो सही है या नहीं। आर वी बिल्ड द राइट सिस्टम, ये ध्यान रखना, ये वर्ड्स बहुत, इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशन में। वैलिडेशन का मतलब है आर वी बिल्ड द राइट सिस्टम। सो इन दिस प्रोसेस डिफरेंट रिव्यूज आर कंडक्टेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू कवर द पॉसिबल एरर्स इन एडवांस। ओके, इन एडवांस जो भी आप रिव्यू प्रोसेसेस परफॉर्म करेंगे वैलिडेशन फेज के अंदर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, किसके लिए? पॉसिबल एरर्स को कवर करने के लिए इन एडवांस। वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है? आर वी बिल्ड द सिस्टम राइट। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैलिडेशन के लिए तो राइट सिस्टम होता है और वेरिफिकेशन के लिए हम बोलते हैं सिस्टम राइट। ठीक है, इन दिस प्रोसेस टेस्टिंग ऑपरेशन, मतलब आपने एक सिस्टम बना लिया है, अब आप उस पर क्या कर रहे हो? टेस्टिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख रहे हो कि तो जो सिस्टम बनाया है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे टेस्टिंग ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जबकि वैलिडेशन में क्या परफॉर्म होते हैं? आपके रिव्यूज प्रोसेस। ओके, so in verification testing operation is conducted on a developed program to cover the possible errors. Okay, ये था हमारा डेफिनेशन फेज। दूसरा फेज आता है हमारा डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज किस पे फोकस होता है? हाउ पे। ओके, हाउ पे आपका फोकस होता है डेवलपमेंट फेज। तो यहाँ पे हाउ का क्या मतलब हो गया? हाउ टू क्रिएट द डेटा स्ट्रक्चर। हमारा जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज था वो डेफिनेशन फेज में कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हमको क्या करना है? हमको व्हाट के बाद हमें ट्रांजिट होना है हाउ पे डेवलपमेंट फेज के अंदर। तो हाउ के अंदर क्या आ जाएगा? हाउ टू क्रिएट द डेटा स्ट्रक्चर, हाउ टू क्रिएट द हिरार्किकल स्ट्रक्चर,
हाउ टू डिफाइन द इंटरफेसेस बिटवीन द मॉड्यूल्स, मॉड्यूलराइजेशन मैंने समझाया था जब हमने साइड पढ़ा था। हाउ टू ट्रांसलेट द स्टेटमेंट्स इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट मींस कोडिंग, ठीक है। आपने डेटा स्ट्रक्चर्स बना लिए, एल्गोरिथम्स बना लिए, ठीक है ना, उन एल्गोरिथम्स का क्या स्ट्रक्चर रहेगा वो क्रिएट कर लिया। इंटरफेसेस कैसे डिफाइन करेंगे मॉड्यूल्स के अंदर वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमको जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स, इंग्लिश बेस्ड स्टेटमेंट्स बनाई है, उन इंग्लिश बेस्ड स्टेटमेंट्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, ताकि हम कंप्यूटर से जो भी प्रॉपर फंक्शनैलिटी है वो करवा सके। बेसिकली क्या बोल सकते हैं इसको, हाउ टू डू कोडिंग। नाउ next is after coding means after implementation what we need to do, how to prepare and implement the test cases, ठीक है। वो जो भी हमने कोडिंग की है, जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो इम्प्लीमेंटेशन सही है या नहीं, उसके लिए हमें करनी पड़ेगी टेस्टिंग। और टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ते हैं, टेस्ट केसेस वहां पे इम्प्लाई करने होते हैं। तो बेसिकली जो डेवलपमेंट फेज है उसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके पूरे डेवलपमेंट का वर्क किया जाता है। तो इसके अंदर क्या आ जाती है, आपकी डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट तो हमारे जो डेफिनेशन फेज था उसमें तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमने परफॉर्म किया। डेवलपमेंट फेज में हम क्या परफॉर्म करेंगे, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सो देयरफॉर एट द एंड ऑफ दिस स्टेज द प्रोडक्ट विल बी डिप्लॉयड इनटू द कस्टमर लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डिजाइनिंग हुई, फिर उसको आपने कोडिंग में ट्रांसलेट किया। आफ्टर कोडिंग वी नीड टू परफॉर्म द टेस्ट केसेस ऑन दैट कोड्स। After that what we need to do at the end of this stage means जो डेवलपमेंट स्टेज का एंड होता है तब हम क्या कर देते हैं, हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। ओके तो हमने हमारे जेनेरिक अप्रोच में दो फेजेस पढ़ ली, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो लास्ट फेज आता है वो आता है हमारा सपोर्ट फेज। अब सपोर्ट फेज क्या होता है वो देखते हैं। ये देखो सपोर्ट का मतलब क्या होगा, डेवलपमेंट के एंड तक हमें क्या हो गया, हमारा जो कस्टमर एंड पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिप्लॉय हो गया। अब सपोर्ट में हमें क्या करना है, दिस स्टेज इज फोकस्ड ऑन मेंटेनेंस। When the product is in operational state, then support is required to maintain the product from various side effects. Yes, means after the deployment ऐसा नहीं होता है ना कि after deployment आपका काम खत्म, ठीक है, एज एनालिस्ट और एज अ डेवलपर आपके काम खत्म हो गए, अब आपको उस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होता। जब वो प्रोडक्ट ऑपरेशनल स्टेट में आता है उसके बाद आपको क्या होता है, कंटिन्यूस सपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, ताकि अगर कोई भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं या कोई भी अनकवर्ड एरर्स वहाँ पे आ जाती है तो वो आप इजीली हैंडल कर पाए। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसके अंदर हमारे 4 तरीके के सपोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, करेक्टिव सपोर्ट, अडेप्शन सपोर्ट, एनहांस सपोर्ट एंड प्रिवेंशन सपोर्ट सॉरी। ओके तो करेक्टिव सपोर्ट के लिए हम करेक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं, अडेप्शन के लिए अडेप्टिव मेंटेनेंस परफॉर्म की जाती है, एनहांस सपोर्ट के लिए परफेक्टिव मेंटेनेंस सपोर्ट की जाती है और प्रिवेंशन सपोर्ट के लिए हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है। अब ये मेंटेनेंस से क्या मतलब है ये हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं करेक्टिव सपोर्ट। तो जो करेक्शन सपोर्ट है उसके लिए हमें करेक्टिव मेंटेनेंस चाहिए। करेक्टिव मेंटेनेंस किसके लिए चाहिए, टू मेंटेन द प्रोडक्ट फ्रॉम द अनकवर्ड एरर, मींस जो भी डिफेक्ट्स आते हैं उन डिफेक्ट्स को रिकवर करने के लिए और प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए हम करेक्शन सपोर्ट यूज करते हैं। और उसके लिए कौन सा मेजर यूज करते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस का। जबकि अडेप्शन का क्या मतलब होगा, अडेप्शन सपोर्ट को क्या चाहिए, अडेप्टिव मेंटेनेंस। अब इस अडेप्टिव मेंटेनेंस का क्या मतलब है, टू मेंटेन द प्रोडक्ट फ्रॉम सब सिस्टम रिक्वायरमेंट चेंजेस। मींस अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो भी सब सिस्टम्स है, जो भी प्लेटफॉर्म्स है, अगर वो प्लेटफॉर्म्स में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट में भी आपको काफी चीजें वापस से री इंजीनियरिंग करनी पड़ रही हो, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज करते हो अडेप्शन। मींस ये बताता है कि कितना आपका प्रोडक्ट अडेप्टिव है, अडेप्टेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेगा कि अगर कोई सब सिस्टम की रिक्वायरमेंट चेंज भी होती है तब भी आपका क्या है, प्रोडक्ट कितना अडेप्टिव है वो आपका चेक किया जाता है अडेप्शन सपोर्ट में। नेक्स्ट है आपका इनहैंस सपोर्ट। इनहैंस सपोर्ट किस लिए रिक्वायर होता है, फॉर द परफेक्टिव मेंटेनेंस। ये मैंने बताया यहाँ पे परफेक्टिव मेंटेनेंस। अब परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है, टू मेंटेन द प्रोडक्ट फ्रॉम फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेंजेस, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेंजेस हैं, ठीक है, तो भी आपका प्रोडक्ट जो है एप्रोप्रिएट वर्क करना चाहिए, जो भी उसकी डिजायर्ड फंक्शनैलिटीज हैं वो परफॉर्म होनी चाहिए। तो उसके लिए आपका दिया जाता है कौन सा सपोर्ट, इनहैंस सपोर्ट। और इस इनहैंस सपोर्ट के लिए हमें कौन सा मेंटेनेंस चाहिए होता है, परफेक्टिव मेंटेनेंस। और परफेक्टिव मेंटेनेंस का क्या मतलब है, मेंटेन द प्रोडक्ट फ्रॉम फंक्शनल रिक्वायरमेंट
चेंजेस। लास्ट सपोर्ट जो होता है वो होता है हमारा प्रिवेंशन सपोर्ट। अब प्रिवेंशन सपोर्ट क्या होता है, इसके लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चाहिए। प्रिवेंशन सपोर्ट हम क्या बोलेंगे, दिस प्रिवेंशन सपोर्ट रिक्वायर्स द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को हम क्या कहते हैं, री इंजीनियरिंग ऑल्सो कहते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू मेंटेन द प्रोडक्ट फ्रॉम द फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट चेंजेस, ठीक है। मैंने आपको एक बताया था कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है डजंट वेयर आउट बट डिटोरिएट। डिटोरिएट फॉर व्हाट पर्पस, डिटोरिएट किस वजह से होता है, जब आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होती जाती है तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको उसके अकॉर्डिंगली चेंज करने होते हैं। उस केस में क्या हो जाता है, आपका सॉफ्टवेयर डिटोरिएट होता है। तो उस डेटोरिएशन को प्रिवेंट करने के लिए, और वो डेटोरेशन किसकी वजह से हो रहा है, फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट चेंजेस की वजह से हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको आपका प्रोडक्ट को मेंटेन करके रखना है। उसके लिए कौन सा सपोर्ट दिया जाता है, प्रिवेंटिव सपोर्ट, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस साइड इफेक्ट इज कॉल्ड एज द मेंटेनेंस एफर्ट। तो मेंटेनेंस एफर्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ एफर्ट, जो अमाउंट ऑफ एफर्ट आपको रिक्वायर है किसी भी प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए फ्रॉम द वेरियस साइड इफेक्ट इज कॉल्ड एज द मेंटेनेंस एफर्ट। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन को, मेंटेनेंस एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फॉलो किया जाता है। अगर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को देखें तो मेंटेनेंस एफर्ट में आप देखो 50% आपका जो सपोर्ट है वो किसके लिए दिया जाता है, इनहैंस सपोर्ट के लिए। फिर उसके बाद उससे कम 25% आपके अडेप्शन सपोर्ट दिया जाता है, 21% आपका करेक्शन सपोर्ट दिया जाता है और 4% आपका प्रिवेंशन सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो ये एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स चेंज, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, बट अगर आप जनरली देखें तो जो हमारे मेंटेनेंस एफर्ट्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा पोर्शन किसका होता है, इनहैंस सपोर्ट का, फिर अडेप्शन सपोर्ट का, देन करेक्शन सपोर्ट का, और लास्ट जो होता है वो आता है आपका प्रिवेंशन सपोर्ट का। तो दिस इज ऑल अबाउट योर जेनरिक अप्रोच इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो होगा हमारा असेसमेंट मॉडल पे। हम ये देखेंगे असेसमेंट मॉडल क्या होता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं असेसमेंट मॉडल के साथ। थैंक यू।